कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा पिछली क्लासेस में, भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? मूलभूत गणित। तो उसी श्रृंखला को या उन्हीं क्लासेस को हम और आगे बढ़ाते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने त्रिकोणमिति बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था। त्रिकोणमिति में हमने कुछ कोण के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा देखा था। साथ ही साथ हमने डिग्री से रेडियन भी देखा था, है ना। अच्छा बेटा, इसमें ही अगर त्रिकोणमिति में ही अगर आपको किसी और नए कोण का मान निकालना हो, जैसे मान के चलो मैंने आपको साइन 30 डिग्री बताया था, साथ ही साथ साइन 60 डिग्री बताया था, 45 डिग्री बताया था, है ना। तो बेटा ये जो मान है यह कैलकुलेटर से निकालकर या जो फिक्स्ड वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली थी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि साइन 37 का मान कितना होता है और साइन 53 का मान कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये कुछ ऐसे मान है जो हम बार बार उपयोग में लाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 40 डिग्री का मान निकालना है, तो बेटा ये जो वैल्यूज होती है इनका मान कैलकुलेटर से ही निकलता है ना। जैसे आपको साइन 40 का मान निकालना तो ये कैलकुलेटर से निकलेगा। अब हमें सवाल में सर अगर कल को साइन 40 आ गया तो क्या करेंगे? सवाल में हमें कभी साइन 40 नहीं आएगा, और अगर इनके अलावा और भी कोई सी वैल्यू साइन की आती है तो वो हमें ब्रैकेट में लिख कर देगा कि साइन 40 का मान इतना लेना है आपको, साइन 5 डिग्री आ गया तो साइन 5 डिग्री का मान इतना लेना है ना। ऐसा सब कुछ वह क्वेश्चन में लिख कर देगा, तो हमें चिंता वाली बात नहीं, बस हमें इतने वैल्यूज याद रखने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने बीजगणित पढ़ा था। बीजगणित में हमने श्रेणी के बारे में देखा था, है ना। उसके साथ ही साथ हमने द्विघात समीकरण देखा था। फिर हमने अवकलन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कल की क्लास में हमने अवकलन को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कर ली थी, वो मैं आपको 2-5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। और साथ ही साथ हमने जो श्रृंखला नियम या श्रेणी के लिए बातें करी थी ना, जिसे हमने इंग्लिश में चेन रूल भी कहा था, उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। फिर आने वाली क्लास में, है ना, मतलब इसी क्लास में आने वाले समय में हम समाकलन का डिस्कशन भी करेंगे ना। थोड़ा बहुत समाकलन आज पढ़ेंगे, बाकी अगला बचाएगा जो समाकलन का हिस्सा वो अब कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ग्राफ आरेख भी पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम अवकलन पे कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद में अवकलन के अनुप्रयोग देखेंगे। अवकलन के अनुप्रयोग में मतलब अवकलन हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, यह भी अवकलन के अनुप्रयोग में ही आता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है बेटा, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात है। जितने अनुप्रयोग पढ़ेंगे ये हम आगे वाली क्लासेस में जाके इनका यूज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीखने वाली बात रहेगी आज वो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान कैसे निकालते ये रहेगा। क्लियर है बेटा? तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आओ, अवकलन में हमने कल चेन रूल या श्रृंखला नियम नामक चीज देखी थी ना। उसी पर आधारित एक और सवाल कर लेते हैं हम। मान के चलो मुझे सवाल में दिया है y बराबर, जैसे हमने कल साइन स्क्वायर x का किया था बेटा, वैसे ही मान के चलो मुझे दिया हुआ है थोड़ा अच्छा एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2 की घात 3/2। तो पहली बात तो हमें यह समझना होगा क्या इसमें वाकई में श्रृंखला नियम लगेगा? बिल्कुल लगेगा इसमें श्रृंखला नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास, एक फलन है, उसके बाहर घात है। ठीक है, मतलब इसको करने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया था? पहले इसका एक किला बना लो, एक ब्लॉक बना लो, एक डब्बा सा बना लो ना, 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसके बाहर एक और कवच है जो है घात में 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था सर? बाहर से तोड़ते हुए आओ, बाहर से तोड़ते हुए आओ तो पहले घात 3/2 को तोड़ेंगे और अंदर वाले को नहीं छेड़ेंगे। तो अगर हम इसका dy/dx निकाल रहे हैं बेटा, तो अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, तो 2x स्क्वायर प्लस x को नहीं छेड़ना है। इसको हमने ऐसा का ऐसा रख दिया। क्यों? क्योंकि ये तो अंदर कवच में है ना। अभी हम किसके साथ खेल रहे हैं? हम 3/2 के साथ खेल रहे हैं, तो 3/2 आगे आ जाएगा, है ना। हमें पता है सर कि अगर कोई भी एक फलन होता है उसी घात 3/2 होती है, तो 3/2 को आगे लिया और घात में 3/2 -1 कर लो, गुणा, फिर उसके बाद में अंदर वाले का अवकलित करना है। तो अंदर वाले का अवकलन क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस x। तो 2x स्क्वायर प्लस x का अवकलन तो सर ये होगा 2 तो बाहर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है ना। अब मैं बाहर वाला कवच तोड़ चुका हूं, अब मैं अंदर घुस चुका हूं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बेटा 2x प्लस एक्स का अवकलन कितना होगा 1। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। इसको और थोड़ा सा सेट कर देते और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, है ना, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, बाकी यही हमारा जवाब रहने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3/2, यहां पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x की घात 1/2 इनटू 4x प्लस 1। क्लियर है, तो ये dy/dx आ गया, हमारा जवाब आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें नियम पता होने चाहिए और इस प्रकार के अवकलन ना इतने, ये तो भी थोड़ा कठिन हो गया है ना, ऐसे भी इतने कठिन भी हमें आगे नीट में जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आगे की पढ़ाई में जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे से जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर श्रृंखला नियम में कुछ भी समस्या है तो उसके लिए मैं एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको, जिस शॉर्ट ट्रिक से एसपी स्टार मेथड से आपको श्रृंखला नियम लगाना ही नहीं पड़ेगा। आप सवाल देखोगे और चुटकियों में आंसर बता दो, ठीक है। चलो वो सीखे हम, उससे पहले हमें असल में एक दो और फलन की बातें करनी होगी। जैसे हमने पहले बातें कर रखी है ऑलरेडी त्रिकोणमितीय फलन की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन के ये अवकलन होते हैं, तो वैसे ही बेटा हमें एक और नई बात सीखनी है। एक फलन होता है जिसको हम बोलते हैं e की पावर x, है ना, e की पावर x, या हम इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहेंगे इसे। अब ये एक्सपोनेंट या e की पावर x क्या फलन होता है, ये क्या होता है, देखो जैसे हमने sin x cos x tan x पढ़ा, ये कुछ एक नई बात थी, वैसे ही बेटा ये e की पावर x भी होता है ना। अब ये क्या होता है ये समझते पहले। तो देखो बेटा, है ना, हमारे जीवन में क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें निकल कर आई या कुछ ऐसी बातें पता चली कि कुछ ऐसी परिघटनाएं भी हो रही है या ऐसी कुछ घटनाएं भी हो रही है जो पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है वो एकदम से बढ़ने लग जाती है ना। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी एक ऐसी गाड़ी है जो पहले तो बहुत ही धीरे धीरे चल रही, बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, आप उसे 1000 साल तक देखो वो हिली ही नहीं, वो यहां से यहां चली, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो यहां से हर एक दिन बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। तो ये कुछ नई बात समझ में आई इस दुनिया में, है ना। जैसे अगर मैं समझूं, इसके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ होता था पहले, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है ना, एक्स की घात 4 होता है। तो अगर मैं y बराबर इनमें से कुछ भी ले रहा हूं तो ये क्या है बेटा, देखो पहले अगर मैंने इसमें 1 मान रखा तो 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो क्या ये बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे चल के? हाँ, बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे ही मैंने ये x की घात 3 कर लिया होता तो 1 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा चलता। अच्छा, ये करता तो ये 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, ऐसे ही चलते जाता, है ना, बहुत लंबे समय तक अगर मान के चलो मैंने देखा इन सबको। तो हाँ सर, ये मान तो बढ़ रहा है, लेकिन ये मान से भी तेजी से अगर कुछ मान बढ़ाना है मुझे, है ना, बहुत तेज बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक और नया फंक्शन, जैसे हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो हमारे अंक होते हैं, है ना, ऐसे ही एक पाई नामक चीज भी हमने पढ़ी होती है हमारे जीवन में ना, पाई। तो ये पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है ना, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है और ऐसे अनंत तक बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही जैसे पाई एक नियत मान है, वैसे ही ऐसा पाया गया कि एक नियत मान आ रहा था, है ना। मतलब ये चमत्कार है इस दुनिया का कि जितने एक्सपेरिमेंट करे हमने, जितनी सारी बातें करी, सब में एक ही जैसा आ रहा है। क्या आ रहा है कि वो अगर कोई भी चीज पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर उसके अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है,
तो उसको हमने ई कहा है ना, मतलब उसका जो बेस था उसको हमने ई कहा और ई की पावर एक्स करा। तो जैसे हमारे पास पाई का मान 3.14 होता है, बट ऐसे ई का मान 2.71 होता है ना, और ये ऐसे अनंत तक जाएगा, बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, ई का मान 2.71, तो ये हमेशा एक नियत मान होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। अब देखो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूं। वास्तव में क्या होता है, अगर आपने e की घात शून्य कर दिया, x क्या है, x कुछ भी हो सकता है, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पॉजिटिव में भी कहीं तक हो सकता है, नेगेटिव में भी कहीं तक हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। तो यहां पर e का मान हमने नियत माना, फिर उसके बाद में e की घात अगर आपने शून्य कर दिया, e की घात शून्य कर दिया, तो देखो बेटा क्या होता है, e की घात शून्य कर दिया तो किसी भी नंबर की घात शून्य करते तो वो एक आता है ना। तो e की घात शून्य करने पर एक आया। अब इसके पहले तुम्हें पता है, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी माइनस में नंबर रखा है ना, माइनस इन्फिनिटी में देखो -400, ई की घात -400, ई की घात -4000, ई की घात -1 करोड़, ई की घात -10 करोड़, है ना। तो ये सब रख रहा था मैं, है ना। तो अब मैंने पहले सोचा कि यार समझू तो सही में क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या आ गया मेरे जीवन में अचानक से। तो मैंने रखा ई की घात -1000, -10 करोड़, पहले मैंने शुरू करा -10 करोड़, फिर मैंने माइनस करोड़, -10 लाख, -लाख, माइनस में 10,000, -1000, ये सारे मान रखते गया। तो तुम्हें पता है ई का मान कहां से कहां तक बढ़ा। ई का मान ना, अगले पेज पे जाते हैं हम। ई का मान जब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स मैंने रखना शुरू करा -10,000 करोड़, है ना, बहुत सारे जीरो लगा दिए मैंने, फिर रखा मैंने -10,000, है ना, -1 लाख रखा, फिर -10,000 रखा मैंने, फिर -1000 रखा, फिर मैंने -100 रखा, ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर रखा था नेगेटिव में। लेकिन ये सब जब मैंने ई की घात एक्स किया तो ये मान मालूम है तुम्हें कितना आ रहा था, ये आ रहा था कुछ 0 दशमलव कुछ, है ना। मतलब ये जो मान था ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना। ई की घात एक्स का मान क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ध्यान सुनना, है ना, ये इस दुनिया में कोई नहीं समझाता है, इतना गारंटीड है ना। सब बोलते थे ई होता है, क्या होता है किसी को नहीं पता, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ये चीज लगेगी केमिस्ट्री में भी, तो वहां भी पता चलेगा ई होता है। लेकिन वास्तव में आया कहां से, ये है क्या चक्कर ई का, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, तो मैंने एक्स का मान नेगेटिव में कुछ भी रख रहा हूं तो ई का मान 0 से 1 के बीच में आ रहा है, बहुत छोटा सा मान आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 को पार किया, मतलब कि नेगेटिव 10 रखा, -5 रखा, फिर -1 रखा, फिर मैंने 0 रखा, तो 0 पर ई की घात 0 करा तो वो तो 1 आ गया, और जैसे ही मैंने ई की घात 0 के बाद में 1 किया तो वो 2.7, अरे ई का मान क्या 2.71। तो तुम समझ रहे हो क्या वास्तव में हुआ, माइनस इन्फिनिटी से, माइनस अनंत से कितना भी माइनस में कितना भी बड़ा नंबर रख दो तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में मान दे रहा था। मतलब क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 0 को पार किया, 0 ई की पावर 0 1 हो गया, और ई के बाद में अब मैं कोई भी नंबर को बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। मतलब मान के चलो मैंने ई की घात 2 कर दी तो 2.71 का वर्ग हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। पहले तो क्या था, अरे 0 से 1 के बीच में ही आ रहा था सर ये तो, है ना। फिर जैसे ही मैंने मान बढ़ा तो बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा ये, तो कुछ अनोखी बात हुई, अनोखा फलन आ गया। तो ये ई की पावर एक्स से हमने से चिन्हित करना शुरू कर दिया। तो अगर मेरे पास y बराबर ई की पावर एक्स होता, अरे ये बहुत अनोखा है इस दुनिया में, अभी देखो तुम्हें पता भी चलेगा। अगर ई की पावर एक्स होता है ना, तो ये ई की पावर एक्स को हम कैसे समझ सकते हैं। ये तो हमने समझा सर कि ई की पावर एक्स को ऐसा रखते गए तो ये बहुत वास्तविकता में बहुत चमत्कारी चीज आई कि पहले तो केवल इतना सा बढ़ रहा, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगा ये तो ना। तो ये ई की पावर एक्स से हमने चिन्हित किया इस चीज को। अब क्या पता होना चाहिए हमें बेटा, हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि इसका अवकलन क्या होता है ना। तो देखो चमत्कार ही चमत्कार है, ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स ही होता है ना। ये होता है, ये नियम है इसका कि ई की पावर एक्स का, है ना, जैसे अभी हमने साइन का, कॉस का, टेन का ना सबका बदला लेगा, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही साइन का, कॉस का, टेन का, सबका हमने क्या पढ़ा, अवकलन पढ़ा। तो सबका अवकलन क्या आया, सबका अवकलन कुछ ना कुछ मान आया था, है ना। वो
उसका नियम था साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो वैसे e की पावर x है अगर हमारे पास, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है बेटा वो e की पावर x ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, चमत्कारी बात। अच्छा, अब अगर ये समझ में आया तो हमें एक और छोटी सी बात पढ़नी है, एक और बढ़िया सी बात पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं लॉग, है ना। लॉग या लॉगरिथम क्या होता है वो समझते हैं ना। इसको नोट कर लो चाहो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ये केवल जो पूरी पीछे कहानी करी है हमने फील लेने के लिए किया, फील आना चाहिए हर चीज का, ठीक है। तो वैसे ये पूरी कहानी फील लेने के लिए थी, बस हमें इतना याद रखना है कि e की पावर माइनस एक्स जो होता है उसका अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। क्लियर इतना सा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसी से जुड़े कुछ 2-4 सवाल करते हैं, फिर हम लॉग पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो मेरे को करना है e की पावर x का अवकलन। क्या करना है? e की पावर x का अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है सर। तो यहाँ पे इसका dy बाय dx करेंगे हम, तो e की पावर x ही होगा। अच्छा, y बराबर 3 e की पावर x का अवकलन करना है आपको। तो देखो बेटा, मैंने आपको ये नियम पहले ही सिखाया था कि इधर कुछ भी हो, अगर ये 3 है या कोई भी एक नियत मान है तो ये तो नियत ही होता है, तो कांस्टेंट ही होता है ना। तो इसको हम बाहर रख देंगे, इसको हम बाहर रख देंगे और अवकलन क्या करेंगे? देखो dy बाय dx का अवकलन करने जाएंगे तो हो जाएगा 3 e की पावर x dx। तो अब ये जो 3 था, जैसे हमारा x की पावर n होता था अभी है ना, तो ये जैसे 3 है तो 3 को बाहर रख देंगे और e की पावर x का अवकलन कर देंगे। तो e की पावर x का अवकलन है ना, देखो यहां पर भी हम इसे लिख सकते हैं ना, d e की पावर x, y का मान रखेंगे तो e की पावर x है, तो इसका अवकलन e की पावर x ही रहेगा। तो आंसर भी वही आ गया भाई, वाह। देख रहे हो कितनी मजेदार बात है ना। e की पावर x ऐसा फलन है ना, ऐसी शक्तियां है उसमें कि अवकलन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, अवकलन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उसका, है ना। अवकलन e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही रह गया। इसलिए मोड में बहुत अलग चीज है इस दुनिया में। अच्छा सर, लेकिन ऐसा कुछ आ गया तो क्या करेंगे, है ना। e की पावर 4x आ गया तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा, ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बता रहा हूं, है ना। ये कुछ नियम और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। SP स्टार मेथड शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आपको अगर श्रृंखला नियम में कोई भी दिक्कत गई हो या श्रृंखला नियम लगाते भी नहीं आता हो तो भी ऐसे कर लोगे, इसमें से श्रृंखला नियम लगेगा। लेकिन जो हमें फिजिक्स में उपयोग होंगे उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आपको आगे श्रृंखला नियम लगाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास फलन हुआ साइन, है ना, आपको dy बाय dx निकालना है साइन x का, तो सर साइन x का है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन ax प्लस b हो गया, मतलब कि इसके अंदर भी कुछ नंबर आ गया, तो अब इसका अवकलन क्या होगा, है ना। ये नियम याद कर लो बेटा, साइन ax प्लस b का अवकलन जो होगा आपको कुछ नहीं करना है, जो करते थे वो करो। क्या करते थे? साइन का सर कॉस होता है तो कॉस रहने दो, अंदर वाले को ऐसा का ऐसा रख दो ax प्लस b, और बस यहां पर जो x के आगे कोफिशिएंट था उससे गुणा कर दो, खत्म कहानी। यही आंसर आएगा, हमेशा यही आएगा चाहे जो हो जाए। ऐसे ही अगर मेरे पास cos ax प्लस b होगा तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है, cos का तो माइनस साइन होता है तुम्हें पता है, हाँ सर माइनस साइन होता है, अंदर वाले को ऐसा का ऐसा रख दो ax प्लस b और a को आगे गुणा में कर दो, है ना। अवकलन करना है तो यहाँ पे जो नंबर था उसका आगे गुणा कर दो, और b गया, b से कोई मतलब ही नहीं है, b तो नियत मान था तो वो तो गया उड़ गया, a से ही मतलब है ना, और यहाँ पर a को रख दो। ऐसे ही मान के चलो, अगर आपको e की पावर यहाँ पर 4x दिया हुआ ना, तो e की पावर ax प्लस b बन गया सर्कल को, है ना। e की पावर x का तो आता है, लेकिन e की पावर ax प्लस b कोई भी नंबर आ गया तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर से तुम्हें e की पावर ax प्लस b को ऐसा का ऐसा रख रहने देना है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर ax प्लस b का अवकलन भी e की पावर ax प्लस b ही होगा, लेकिन बस जो x का कोफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दो, यह आंसर है।
है ना। यही तीन सबसे ज्यादा हमें उपयोग में आएंगे। ये करना था हमें श्रृंखला नियम से, लेकिन हमने निकाल दी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल जुगाड़। क्या कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, सारी कहानी बनेगी हमेशा और हमेशा के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ तो बेटा जी, अब ये तो हमको समझ में आया सर, इस पे ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे हो गया। देखो इसका आंसर आ चुका है आपके पास, y बराबर e की पावर 4x। तो अभी हमने देखा सर e की पावर ax प्लस बी, तो क्या ax प्लस बी के b नहीं है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, a तो है तुम्हारे पास, उसका उपयोग करो बस। तो यहां पर dy बाय dx हो जाएगा, ध्यान से देखो यहां पर हो जाएगा e की पावर 4x को ऐसा कैसे रख दो, और ये जो 4 है इसका आगे मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, आंसर आ गया। कहां लगे हो तुम चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में, बस जो नंबर है उसका आगे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो इसके और भी एग्जांपल करवा दो, तो ऐसे ढेर कर लो यार आप तो। cos 5x प्लस 2 का dy बाय dx बताना है, तो क्या हो जाएगा सर, cos का होता है माइनस साइन, है ना। देखो ध्यान से, cos का होता है माइनस साइन, हमें निकालना है dy। y की जगह क्या रख देंगे बेटा हम, सर y की जगह हम रख सकते हैं cos 5x प्लस 2। आपके पास y बराबर e की पावर 4x। तो अभी हमने देखा सर e की पावर ax प्लस b, तो क्या ax प्लस b के b नहीं है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, a तो है तुम्हारे पास, उसका उपयोग करो बस। तो यहां पर dy बाय dx हो जाएगा, ध्यान से देखो यहां पर हो जाएगा e की पावर 4x को ऐसा कैसे रख दो, और ये जो 4 है इसका आगे मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, आंसर आ गया। कहां लगे हो तुम चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में, बस जो नंबर है उसका आगे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो इसके और भी एग्जांपल करवा दो, तो ऐसे ढेर कर लो यार आप तो। cos 5x प्लस 2 का dy बाय dx बताना है, तो क्या हो जाएगा सर, cos का होता है माइनस साइन, है ना। देखो ध्यान से, cos का होता है माइनस साइन, हमें निकालना है dy। y की जगह क्या रख देंगे बेटा हम, सर y की जगह हम रख सकते हैं cos 5x प्लस 2, ठीक है। अब cos की जगह तो आएगा माइनस साइन, और कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसा कैसा रख दो, इसको अंदर वाले को नहीं चढ़ना होता कभी भी। और क्या करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, पैसा जब आ गया भाई, आंसर आ गया, यही आंसर है। देखो और एग्जांपल, अरे ऐसे 1000 एग्जांपल कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। लो एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं। y बराबर, अच्छा एक और मजेदार एग्जांपल, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है, सोचो थोड़ा सा। देखो dy बाय dx करना है हमें, तो यहां पर dy बाय dx तो नहीं पता हमें, तो dx, अच्छा e की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या इसमें, हाँ सर e की पावर माइनस एक्स बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये बताओ कि x के आगे क्या है, x के आगे क्या है सर, माइनस, नहीं, नंबर बताओ सर, -1 है। अरे क्या है x के आगे, -1 है, तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा यहां पर, अरे मैं इसे लिख सकता हूं ना बेटा, देखो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, d e की पावर -1 इंटू एक्स अपॉन में dx। तो जो -1 है ये क्या है, ये x के मल्टीप्लाई में आ गया, तो अब ये हमारा a का मान आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर ये लिखेंगे -1 e की पावर, ये ऐसा कर, ऊपर वाले को नहीं चढ़ना भैया, ऊपर वाले को नहीं चढ़ना, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने भी खतरनाक सवाल बना लो यार, तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। मान के चलो मैंने बोला sin 5x का डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाय dx बताओ इसका, ऐसे तो खुद ही सवाल बना के खुद ही जवाब निकाल लो। हाँ सर इसका निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा sin 5x अपॉन में डी, यहाँ पे dx आ गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, साइन का डिफरेंशिएशन तो cos होता है, बिल्कुल चमत्कारी बात। अच्छा अब आगे ये x के आगे क्या है, x के आगे सर 5, तो यार 5 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कहानी, आंसर आ गया। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में, ये 5, अरे 5 का मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स का जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले को ऐसा कर समझो, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने सब सीखा ये बेसिक सी बात है,
है ना। अब अभी जब हमने e की पावर x एक और नई बात सीखी बेटा, तो वैसी ही एक और नई बात सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉग या लॉगरिथम। देखो ये भी बहुत चमत्कारी सी चीज है ना, जैसे हमने त्रिकोणमितीय फलन का अनुपात देखा, वैसे ही अब ये लॉग की बात करने वाले हैं। और पहले तो हमें ये समझना होगा सर, लॉग का अवकलन करने से पहले, सर हम छोटे बच्चे हैं, सर हमने नहीं पढ़ा लॉग कभी, प्लीज पढ़ा दो हमें। तो देखो बेटा पहले लॉग पढ़ लेते हैं ना, लॉग नहीं पता तुम्हें क्योंकि तुम गणित वाले तो बच्चे हो नहीं। तो पहले लॉग क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्या हुआ ना, इसके लिए भी कहानी सुनेंगे ना, कहानी से ही समझेंगे सारी चीजें, पूरी फिजिक्स एक कहानी की तरह याद हो जाएगी तुम्हें। अगर मान के चलो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये कितना होता है सर? 2 की घात 3 इतना तो आता है, ये 8 होता है। बिल्कुल सही बात यार, 2 की घात 3 8 हुआ, बढ़िया सी बात। अच्छा अगर मैंने तुम्हें बोला होता 10 की घात 2 तो कितना होता? 100। 10 की घात 5 तो सर ये लो 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, हाँ 5 हो गए। तो देखो ये सब हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन चक्कर क्या हो रहा था इस दुनिया में कि सर जब भी ये कर रहे थे ना तो यहाँ पर आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ई की ये x की घात 2 लिखा हुआ है, x की घात 3 लिखा हुआ है, अगर x की घात 1000 लिख दूं तो मैं x की घात 1000 मतलब कि 10 के आगे 1000 जीरो लगाने पड़ जाएंगे ऐसे। तो लिख दिया, लो 10 का 10 ही कर दो ना, तो यहाँ पे एक के आगे 10 जीरो लगाने पड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत मुश्किल है ये। तो ऐसे तो नंबर अगर मैं यहाँ बड़े थोड़ा भी नंबर बढ़ाता हूं, देखो 2 3 4 तक तो हम करते आए हैं, लेकिन इसके बाद 50, इसके बाद 1000, इसके बाद 10,000 करना है, तो ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो गई जीवन में। तो इस दुनिया में फिर से लोगों के दिमाग में एक नया आइडिया है, गणित वालों के दिमाग में। उन्होंने सोचा कि यार ये जो तुम घात में लिखते हो इसको मैं क्या दूसरे रूप में लिख सकता हूं, इसका रूपांतरण कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। देखो उन्होंने बोला कि यार ये जो लिखा हुआ है इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। जनरल फॉर्म में मतलब a की घात b बराबर c, ऐसा हमने मान लिया ना। a कुछ हो सकता है, b कुछ हो सकता है, उसकी बराबर करेंगे तो c आएगा, है ना, व्यापक रूप हो गया इसका। अब उन्होंने बोला कि यार ये जो है इसको आप कुछ ऐसा घुमा कर तोड़ मरोड़ कर लिख लो ताकि आपका आंसर आसान आने लग जाए। जैसे इसमें ये जो लिखा बेटा, इसमें हम लेंगे अब लॉग। क्या लेंगे? लॉग। चिंता मत करो, हिंदी में भी लॉगरिथम ही बोलते हैं, है ना। तो लॉग, तो ये लॉग क्या होता है देखना, ध्यान से देखना, बस यही है कसौटी जिंदगी की। इसमें ये लॉग से एंटीलॉग समझ में आ गया ना, बस आखिरी कहानी है, उसके अलावा सब कुछ बनेगा बढ़िया से। चिंता मत करो, मैं जबरदस्त ट्रिक से बताऊंगा तुम्हें। अब इसमें हमें लेना है लॉग, तो क्या लिखेंगे? लॉग मतलब होता है LOG। देखो ये लॉगरिथम का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो LOG, लॉग हो गया। ठीक है बेटा, अब अगर मैंने इसमें लॉग लिया तो ये इसको बोलेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, ये समझना चाह रहे हैं हम, है ना। तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है लॉग में कि a की घात b बराबर c है, तो इसमें यह बेस होगा, ये घात में से पावर कहेंगे और ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा c a बराबर b। देखो क्या हुआ, c पे लॉग लिया मैंने, तो ये जो a था, है ना, जो a था ये मेरा क्या था? बेस था। ठीक है, ये मेरे लिए पावर थी और ये मेरा रिजल्ट था। तो अब इन चक्करों में क्या हुआ, यहां पे लॉग विद बेस a c बराबर b, इसको हमने घुमा कर लिख दिया। तो हम लेंगे लॉग, हम कहेंगे इसमें हमने लॉग ले लिया। ठीक है, जैसे एक बार बिल्कुल शांति से, अभी सीखेंगे, बहुत सीखेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा, देखो ये क्यों कमाल की चीजें वो बताना चाह रहा हूं मैंने लिखा था 2 की घात 3 बराबर 8। तो अगर मुझे इसका लॉग लेना है, क्या लेना है बेटा? लॉग। तो लॉग लूंगा तो क्या आएगा, देखो लॉग, इसका लॉग लिया सर, तो ये हो जाएगा लॉग 8 विद, यहां पर इसके साथ में a क्या है मेरा? a अगर कंपेयर करो तो 2 है। अरे देखो भाई, ये a 2 हो गया, b 3 हो गया, c 8 हो गया। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 2 नीचे बराबर 3, है ना।
तो इसका क्या फायदा मिल रहा है फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो अगर ऐसा बीच में डाउट आता है ना कि सर ने क्या बोल दिया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो वहां पर और थोड़ा सा पीछे करो, फिर से सुन लो। अरे यही तो खास बात है ना। ये सब कुछ आपके लिए इतनी खूबसूरती से क्यों बनाया जा रहा है, क्यों? ताकि आपको जहां भी डाउट आए रोको, हल्का सा पीछे करो, फिर से देख लो उसे, है ना। किसी भी क्लास में अगर ऐसा लगता है तो देखो मैं फिर से बताता हूं। यहाँ पे log की घात 3 सॉरी 2 की घात 3 बराबर 8 हो गया। तो यहां पर ये 2 था उसको हम बेस पे लिया है, 8 यहां रख दिया और 3 जो है वो हमारा आंसर बन गया। 3 क्या बन गया? आंसर बन गया। तो इससे बेटा ये जो चमत्कारी रूप से आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे ना, ये इसको लॉग में छोटे से में लिखा जा सकता है। देखो अभी तुम्हारा आंसर कितना बड़ा आ रहा है, लेकिन इसी को अगर मैं लॉग के रूप में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे बेस में 10 बराबर हो गया 10। तो अब कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है? सर यहां तो इतना बड़ा नंबर था, ये हमारा रिजल्ट छोटा सा आ गया। तो अब इसमें क्या होता है बेटा लॉग में कि हमारी जो घात है, जैसे यहाँ पे घात 2 है, घात 5 है, घात 10 है, घात 3 है, वो हमारा आंसर बन जाता है, वो हमारा रिजल्ट बन जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात है क्या? नहीं सर, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये बस लॉग लेना मतलब कि ये वाला जो हमारे पास एक्सपोनेंट लिखा हुआ था उसको हमने एक नए रूप में लिख दिया, उसका रूपांतरण कर दिया, बस। क्लियर है कहानी? अब इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि ये जो a होता है बेटा, ये a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, b भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर सॉरी c भी 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, b तो कुछ भी हो सकता है। c भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और a बेटा बस 1 ना हो, है ना, a 1 ना हो जाए बस। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगी यार ना। अब हम एक बार पहले प्रैक्टिस करेंगे लॉग से एंटी लॉग लेने की, फिर ये सब क्यों हो रहा है वो भी समझते हैं। देखो अगर मान के चलो इसको समझने के ट्रिक बता दो इसकी कुछ ऐसे एकदम जिंदगी भर मुझे याद रह जाए, तो उसी के लिए एक स्टार मेथड बता रहा हूं, है ना, SP स्टार मेथड, जिससे आप देखो बेटा ये मेरे खुद के मेथड है, 6-7 साल में जितने साल से मैं पढ़ा रहा था, हर एक चीज का मैंने एक नया मेथड बना लिया जिससे आपके दिमाग में परमानेंट चिपक जाएगा। देखो अगर आपको लॉग और एंटी लॉग लेना है तो वाकई में हो क्या रहा है मालूम है? ये लॉग लिया, लॉग है मतलब ACB ये लिखा हुआ है। अब ये सर बना a की घात b बराबर c, ये क्या है? ये बस लिखने के रूप है, लिखने के रूप है। ये इसका एक रूप लॉग का कहलाएगा और एक नॉर्मल रूप घात का जो अभी तक हम लिखते आए हैं। तो बेटा देखो अगर तुम इससे इसमें जा रहे हो, है ना, मतलब कि ये लॉग से नॉर्मल रूप में जा रहे हो, तो हम इसे कहेंगे एंटी लॉग। एंटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का उल्टा। अंटी नहीं बोल रहा हूं, अंटी जी वाला अंटी नहीं है, एंटी है। एंटी मतलब कि किसी का उल्टा। वैसे अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, मतलब कि a की घात b बराबर c लिखा हुआ है और आपने बनाया log विद बेस a c बराबर b, तो ये कहेंगे हम log लेना। क्या कहेंगे? log लेना। क्लियर है? मजेदार सी बात। तो ये एंटी लॉग लॉग, एंटी लॉग लॉग, एंटी लॉग लॉग, लॉग एंटी लॉग, एंटी लॉग लॉग। तो सर इसमें ट्रिक क्या हुई? देखो अब मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें ट्रिक। वास्तव में तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तुम्हें ये सब कुछ ऐसा याद करना है। देखो लॉग हो या एंटी लॉग हो, है ना, हमेशा ये जो a है ना, जो यहां लॉग के चरणों में बैठा है, जिंदगी इसी की झंझट में है ना, सबसे बड़ी जिंदगी इसी की गड़बड़ है। ये जैसे ही लॉग जाएगा इस दुनिया से, है ना, मतलब कि लॉग गया मतलब एंटी लॉग ले लिया हमने, तो जैसे ही लॉग गायब होगा तो ये जो a है ये इधर जाएगा और b को अपने सिर पे बिठा लेगा, है ना, b को अपना ताज बना लेगा और दुनिया का राजा बन जाएगा। देखो यही तो हुआ, जैसे ही लॉग गया तो उसके बाद में ये जो a था वो गया, c वहीं रहेगा, c को नहीं हिलाना है कभी भी, c को नहीं हिलाना है। हिलाना किसको है? a को। ठीक है, a को हिलाना है, मतलब कि जैसे ही लॉग गया इस दुनिया से तो ये गया ऊपर और इसने a ने b को अपने सिर पे बिठा लिया और c को अलग कर दिया,
ना। लेकिन जैसे ही लॉग आया इस दुनिया में, जैसे ही लॉग आया इस दुनिया में, तो क्या बोल रहा है, फिर से मैं एक बार करके बता देता हूं। लॉग विद बेस, यहां पर हमने जो लिखा हुआ है लॉग विद बेस ए सी बराबर बी, तो जैसे ही लॉग भागा इस दुनिया से, तो ये ए गया इधर और बोला चलो भाई अपन अब राजा है आपसे, ठीक है। फिर मान के चलो लॉग वापस आ जाता है इस दुनिया में, लॉग वापस आ जाता मतलब कि तुम्हें वापस से ये इसका लॉग लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा होशियार बन रहा था, ए गया था भागकर। अब जैसे ही लॉग आएगा तो ए आएगा, माफ कर दो भैया मुझे माफ कर दो प्लीज, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। और ये जो ए है ये वापस से इधर दुपक्के बढ़ जाएगा, देख सी वहीं रह गया और अब बी वापस से अपने अस्तित्व में आ गया। ए वापस से दुपक्के इधर आया, जैसे लॉग आया तो ए इधर भाग कर आया, सी वहीं रह गया, बी भी वहीं रह गया, बी नीचे बैठ जाएगा। फिर आई ट्रिक से बात समझ में है ना। क्या करना है तुम्हें, ए को घुमाना है भाई, बस ए को इधर उधर नचाना। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें ही देख लो, मान के चलो मैंने तुम्हें बोला था 2 की घात 3 बराबर 8 है ना। चलो थोड़ा सा एग्जांपल और बदल देते, 2 की घात 5 कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला 2 की घात 5 बराबर 8 है, तो अब तुम मुझे बताओ कि इसका लॉग क्या होगा। क्या बताओ, लॉग क्या होगा। तो लॉग सर यहां पर क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं लॉग, अब किसको भगाना है, 2 को भगाना है, तो 5 तो वहीं रह जाएगा है ना। सर एक मिनट, किसको भगाना है, 2 को भगाना है, तो 5 नीचे गिर गया। अब ये जो 2 है ये जाएगा ना, और यहां पर जैसे ही लॉग आया इस दुनिया में, जैसे ही लॉग आया इस दुनिया में, तो जो 2 है वो दुपक्कर कहां बैठ जाएगा, वो कहां भागेगा। सर लॉग भागेगा यहां पर है ना, सॉरी ए भागेगा या 2 भागेगा लॉग के चरणों में, तो लॉग के चरणों में भगा दो उसे, तो ये भाग कर लॉग के चरणों में चले गया, तो ये लॉग विद बेस 2 8 हो गया। अरे अरे एक मिनट यहाँ 32 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ 32 आएगा, एक मिनट। अरे लॉग 2 की घात 5 32 होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या करा हमने, यहां पर लॉग दुपक्कर, ये 2 दुपक्कर गया लॉग के चरणों में जाकर बैठ गया। अच्छा और एग्जांपल करते हैं सर, और एग्जांपल, जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें पूछा कि लॉग विद बेस 4 16 कितना होगा। अब तुम्हें तो ये पता ही नहीं है, तो ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हो इस चीज को। देखो इस चीज को हम, सर अब हमें नहीं पता ये, तो एक काम करो ना यार, इसको कुछ x मान लो। क्या मान लिया, x मान लिया मैंने, ठीक है। अब तुम्हें इसको हल करते आता है क्या, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं आता है मुझे तो एक काम करो, इसका एंटी लॉग ले लो। क्या ले रहा हूं मैं अब, एंटी लॉग, मतलब कि लॉग को इस दुनिया से भगा रहा हूं मैं, तो एंटी लॉग होगा तो ये 4 होशियारी बताकर उधर जाएगा, तो 16 तो वहीं रह गया, 4 की घात x हो गया, 16 तो वहीं रह जाएगा, 4 की घात क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बस। तो यहां पर से हम लिख सकते हैं सर, इस हो जाएगा 4 की घात 2 बराबर 4 की घात x। अरे 16 4 की घात 2 होता है, तो x बराबर 2 आ गया। अरे ये तो आता है ना कि अगर ये बेस बराबर हो तो यहां पर ये जो घात में होगा वो भी बराबर होना चाहिए, x का मान 2 आ गया। क्लियर है कहानी, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और करवा दो सर प्लीज, चलो एक और करा देते। लॉग विद बेस 3 27 कितना होगा, कितना होगा ये बताओ। सर यहां कितना होगा, ये फिर से बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। ये सोचो लॉग विद बेस 3 27 बराबर x हो गया, है ना, मान लिया x। अब ये जो 3 है ना, अब लॉग को भगाओ इस दुनिया से, तो 3 उठकर इधर भागेगा, तो यहां पर सर हो जाएगा 27 बराबर 3 की पावर x। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 27 होता है। वाह भाई वाह, तो x का मान तो फिर से आ गया मेरे पास 3। तो इतनी आसानी से मैंने निकाल लिया कि लॉग, है ना, मतलब मैंने वास्तव में क्या निकाल लिया, लॉग विद बेस 3 27 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये इतना ज्ञान लॉग का हम सभी को होना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। क्लियर है भाई यहां तक की कहानी, किसी को कोई भी समस्या। हाँ तो बेटा ये अब हमने लॉग को बिल्कुल बेसिक फील से समझ लिया कि लॉग होता क्या है और लॉग के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए।
अब देखो बेटा क्या होता है, ये लॉग में बेस जो है, मतलब बेस मतलब कि यहाँ पर ये जो अंक लिख रहे हैं ना, जैसे 3 था या 4 था या a था, तो सर a का मान आपने अभी बताया कि a का मान 1 मत करना कभी भी, है ना। हाँ, a का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, फिर लॉग से जुड़ी 1-2 और महत्वपूर्ण बातें। अगर मान के चलो हमारे पास लिखा हुआ है लॉग 1, ये किसके बराबर होगा? अगर मैंने आपसे पूछा लॉग विद बेस 1 किसके बराबर होगा, तो सर ये किसके बराबर होगा अब हमें नहीं पता, तो हम करेंगे लॉग 1 बराबर x। तो सर इसका अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1 की घात x, है ना, 1 बराबर 1 की घात x। अब चमत्कारी बात यह है कि x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान 1 भी हो सकता है। कैसे? अगर मान के चलो तुमने x का मान 0 कर दिया, तो हमें पता है सर कि यहां पर 1 बराबर 1 की घात 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता है सर किसी की भी घात 0 करोगे तो 1 आ गया, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। वाह, मतलब कि x का मान 0 हो सकता है। या अगर मैंने यहां पर x का मान 1 रख दिया होता, तो x का मान 1 रखा होता तो क्या होता सर, यहां पर होता 1 बराबर 1 की घात 1। तो सर ये तो फिर से 1 बराबर 1 आ गया, मतलब x के 2 मान संभव हो गए। तो 1 बराबर 1 आ गया ना, मतलब x के कितने, मतलब यहां पर log विद बेस 1 ये x बराबर 0 पे भी हो रहा है, log विद बेस 1 भी हो रहा है। तो इसलिए बेटा ये गलत हो गया, है ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक ही चीज के 2 सॉल्यूशन थोड़ी ना लिख सकते हैं, एक ही मान आएगा। तो इसीलिए गणित वालों ने क्या कहा कि भाई ये सब कुछ गलत है, तुम्हारा यहां पर कभी भी ये जो तुम्हारा क्या था a था ना, अगर हमें समझा था log विद बेस a c बराबर b देखा था हमने, तो मैथ्स वाले साइंटिस्ट ने बोला कि जो a होगा वो कभी भी 1 के बराबर नहीं लेंगे और 0 से बड़ा ही लेंगे, है ना। यही सही होगा, a का मान 1 नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आने वाली क्लासेस में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और उसके साथ ही साथ जो लॉग होता है ना बेटा, वो 2 प्रकार से डिफाइन होता है। सर 2 प्रकार से मतलब क्या होता है? देखो लॉग में हम 2 प्रकार से बेस ले सकते हैं, यहाँ पर ये जो अंक ले रहे हैं 2 ले सकते हैं, ऐसे तो अनंत कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हमें बार बार उपयोग होंगे, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर log विद बेस 10 a बराबर c ले लेते हैं, और एक होता है log विद बेस e a बराबर c। ठीक है, तो 2 बेस हमको हमेशा यूज करना है, मतलब हमारे जितने सवाल होंगे उनमें हम 2 ही बेस यूज करेंगे, log विद बेस 10 और log विद बेस e। log विद बेस 10 क्यों ले रहे? क्योंकि हमें पता है सर कि बेस 10 लेने से, ये देखो यार, ये 10 वाले नंबर जो है वो बहुत बार उपयोग भी होते हैं, और यहां पर इनका स्क्वायर करना या इनकी घात 5 करना, 10 करना काफी आसान होता है। तो इसलिए एक बेस क्या लिया गया, log विद बेस 10 लिया गया, और log विद बेस e का मान 2.71, जिसके अभी मैंने पूरी कहानी समझाई, तो ये log विद बेस e लेते हैं। ठीक है, अब ये log विद बेस e लिखा हुआ ना बेटा, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो a कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम ln a बराबर c भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखा है, log विद बेस e को ln b कहते हैं, log विद बेस e को ln b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और log विद बेस भी लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना, बस कहने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है इतना सा? चलो, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, असल में अवकलन का क्या चक्कर है इन सब में। देखो अवकलन में ये चक्कर है बेटा कि यदि, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यदि मैंने कहा log विद बेस e, मतलब क्या हो गया, ln x बराबर y हो जाए, जैसे ये बराबर c था, ये बराबर a था, तो a की जगह x मान लिया मैंने और c की जगह y मान लिया, मतलब ये x और y में एक फलन बन जाए। किसमें फलन बन जाए? x और y में फलन बन जाए, तो यहां पर dy बटा dx क्या हो जाए, dy बटा dx क्या हो जाए,
आ रही बात समझ में? log विद बेस e x बराबर y हो जाए तो dy बटा dx कितना हो जाए, मतलब log विद बेस e है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log विद बेस e x बराबर y भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इसका अवकलन क्या होगा ये याद रखना यार, है ना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं अवकलन log विद बेस e x बटे में dx, ये बराबर होता है 1 बटा x के। विनम्र अनुरोध, इसका रट्टा लगा लो, ये हमें बहुत उपयोग में आएगा। log विद बेस e x का अवकलन क्या होता है 1 बाय x। इसका भी अवकलन कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा जटिल हो जाता है ना, इतना जटिल हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस log विद बेस e x का अवकलन पता होना चाहिए, है ना। अगर इसका कभी जरूरत पड़ती है आने वाले समय में तो बता दूंगा, वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे नीट के सिलेबस में इसकी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान के चलो, है ना, अगर मान के चलो ऐसा लिखा होता log, अब देखो यहां पे फिर से एसपी स्टार मतलब काम आ जाएगा तुम्हारे, log ax प्लस बी डी बटा dx, यहां पर अब तुम्हारी ट्रिक काम आ जाएगी। अगर log विद बेस x का अवकलन 1 बटा x है तो इसका जो अवकलन होगा बेटा वो होगा 1 बटा ax प्लस बी, ठीक है। इसका अवकलन कर दिया और क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उससे गुणा करना है, तो गुणा में e, बस ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? जैसे इस पे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। यही जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना यार, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूं फिर इसे अलग से आप लोगों के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का उपयोग या इसी चीज को समझने के लिए हम इतनी मेहनत भी कर रहे थे अभी। log ax प्लस बी, ठीक है। जैसे इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि सर मान के चलिए अगर हमारे पास ऐसा होता log, हमारे पास होता 2x प्लस 5, log विद बेस e 2x प्लस 5 बराबर y है, हमें इसका अवकलन पूछा है, तो इसका अवकलन क्या होगा। अब इसका अवकलन जो हो जाएगा बेटा वह हो जाएगा, देखो ध्यान समझना ना, इसे लिख सकता हूं d log विद बेस e ln लिख दिया 2x प्लस 5 बटा dx, तो इसको नीचे लिया ये हो जाएगा 1 बाय 2x प्लस 5 इन 2 कहानी खत्म, पैसा हजम, 2 बटा 2x प्लस 5 इसका अवकलन हो गया। यही हमें सीखना था, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात थी। इतना सबको मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से चमका होगा। क्लियर है बेटा, है ना। तो लॉग एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये याद रखना है हमको, है ना। ये एसपी स्टार मेथड से लॉग एंटी लॉग कैसे लेते हैं और उसके बाद में ये लॉग का अवकलन क्या होता है ये ध्यान रखना है हमको, बस इतना ध्यान रखना है तो पूरा लॉग हमें आगे काम आ जाएगा और आगे हमें से सारी बातें बनेगी। क्लियर है इतना सा, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर सर हमारे पास एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन सा, मान के चलो हमारे पास लिखा हुआ हो log विद बेस e a बराबर x, तो यहां पर इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे सर, इसमें क्या बेहतरीन है बेटा, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होगा ज्यादातर जगह log विद बेस e ही आएगा, है ना। log विद बेस e 99% log विद बेस e आने वाला है, तो वहां पर हमें इसका लॉग एंटी लॉग लेना, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ, मतलब अवकलन वगैरह सब कुछ बढ़िया से बनना चाहिए, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे। अब e को घुमा के ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा a बराबर e की पावर x। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये छोटी मोटी बातें जो हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। चलो तो ये हमने सब कुछ अवकलन में जितना हमें आना चाहिए था, जिन जिन फलन का अवकलन आना चाहिए था वो सब कुछ सीख लिया है ना। इसके अलावा भी अगर कुछ आगे जरूरत पड़ती है बेटा तो क्लासेस के दौरान ही जब हमको जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा उसी वक्त, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 99.99% हमने सब कुछ पढ़ दिया है। देखो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फलन का उच्चतम एवं न्यूनतम मान, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान, है ना। ये एक और नई कहानी है। ये क्या है, असल में जो हम अवकलन पढ़ रहे हैं उसके अनुप्रयोगों में से एक चीज है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर y
न्यूनतम मान, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान, है ना। ये एक और नई कहानी है। ये क्या है, असल में जो हम अवकलन पढ़ रहे हैं उसके अनुप्रयोगों में से एक चीज है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर y और x के बीच में एक ग्राफ है। अब ग्राफ क्या होता है ना, देखो मान के चलो ऐसे कोई एक आरेख है ना, मतलब ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैंने x बदला तो y का मान कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा है, ऐसे रैंडम सा आरेख मैंने बना लिया, है ना। इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझते कि मान के चलो तुम रोज रोटी खाते हो, अरे रोटी खाते हो ना, खाना खाते हो, तो तुमने रोज रोटी खाई और ये किस दिन कितनी खाई उसके बीच में ग्राफ बनाया मैंने, है ना। मैं ग्राफ बना रहा हूं कि तुम कितना खाना खाते हो रोज, है ना। तो मैंने पाया कि तुमने सोमवार के दिन मतलब पहले दिन मंडे के दिन तुमने खाई 4 रोटी, ट्यूसडे के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो तुमने खाई 5 रोटी, वेडनेसडे के दिन, है ना, ये ट्यूसडे के दिन, मंगलवार बुधवार के तुमने दिन खाई 6 रोटी, फिर उसके बाद में गुरुवार आते आते तुमने खाई यहां पर कुछ 4.5 रोटी खाई एक दिन में भी, है ना। तुमने बोला चलो आज ज्यादा भूख नहीं है। इसी प्रकार से शुक्रवार के दिन तुमने केवल 2 रोटी खाई, है ना, और शनिवार के दिन तुमने हनुमान जी का उपवास रख लिया, तुमने शनिवार रविवार खाना ही नहीं खाया। तो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं, देखो ध्यान समझना मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे। मैंने ऐसा पूछा कि तुम न्यूनतम कितनी रोटी खाते हो, है ना, न्यूनतम कम से कम कितनी रोटी खाते हो, तो कैसे बताओगे सर? कम से कम 2 रोटी खा सकता हूं मैं। किस दिन खा रहे हो ये नहीं पूछ रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं, न्यूनतम कितनी रोटी खाते हो, तो न्यूनतम सर 2 रोटी खाता हूं मैं। अच्छा, अधिकतम कितनी रोटी खाते हो? अधिकतम 6 रोटी खाता हूं, है ना। तो ये अगर मैं तुमसे अधिकतम कितनी रोटी खाते हो तो अधिकतम मान कितना हुआ 6, न्यूनतम मान कितना हुआ 2। अच्छा, किस दिन अधिकतम रोटी खाई तुमने? तो सर हमने अधिकतम रोटी खाई बुधवार के दिन। किस दिन न्यूनतम रोटी खाई? तो सर न्यूनतम रोटी खाई शुक्रवार के दिन। तो अगर मैं तुमसे दिन पूछ रहा हूं तो तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर मैंने न्यूनतम रोटी खाई 2 दिन। अरे 2 दिन नहीं खाई, किस दिन खाई, किस वार खाई? तो तुमने शुक्रवार के दिन न्यूनतम रोटी खाई। और कितनी खाई? 2 खाई। तो वो इस ग्राफ से या यहाँ पे जो वैल्यूज थी हमारे पास, है ना, इन सारी वैल्यूज को देखते हुए सर यहाँ पर हमने इन सारी वैल्यूज को देखते हुए बता तो दिया कि हम किस दिन कितनी कितनी रोटी खा रहे हैं। तो अगर मैं रोटी का ग्राफ बनाऊं तुम्हारा तो कुछ ऐसा बनेगा, डिंग डिंग डिंग, ठीक है। तुम किस दिन ज्यादा खाते हो, फिर एकदम से कम खाते हो। तो वैसे ही कुछ ग्राफ है एक्स और वाई, है ना, यहाँ पर कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ अचर राशियां हो सकती है, तो ये परिवर्तित हो रही है। तो अगर मैं तुम्हें इस ग्राफ में पूछूं कि कब उच्चिष्ट और कब निम्निष्ट मान आया है, तो तुम बोलोगे कि सर यहां पर ये कुछ मान दिख रहा है मुझे जो निम्निष्ट है, और उच्चिष्ट मान मतलब अधिकतम कितना है? सर ये रहा अधिकतम मान। तो अधिकतम मान को हम y मैक्स बोल देते हैं और न्यूनतम को y मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम और मिनिमम मतलब न्यूनतम। अच्छा, किस पर न्यूनतम आ रहा है? तो सर ये x बराबर पे न्यूनतम आ रहा है। किस पर अधिकतम आ रहा है? इस पर सर अधिकतम आ रहा है। जैसे x1 बोल दिया, ऐसे x2 बोल दिया। तो अगर मैं तुम्हें इस ग्राफ में पूछूं कि किस पर अधिकतम मान है तो क्या बोलोगे? सर x2 पर अधिकतम मान। फिर मैंने पूछा तुम्हें कितना अधिकतम मान है, तो तुम ये वाली वैल्यू जो होगी वो बताओगे मुझे। क्लियर है ये कहानी, है ना। तो ये सब ग्राफ से देखना तो बड़ा आसान था हमारे लिए सर, लेकिन हमें इस दुनिया में हमेशा ग्राफ बनाकर दे हर कोई ये जरूरी भी नहीं है। तो वास्तव में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें इसको और बेहतर तरीके से समझना होगा, है ना। कि सर अगर मान के चलो ग्राफ नहीं होता, अगर ग्राफ है तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन ग्राफ नहीं होता तो क्या होता? तो देखो बेटा, अब हमें थोड़ा सा भी अभी ग्राफ से हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक आरेख है ना, मतलब अगर मेरे पास कोई भी समीकरण है तो उसका आरेख है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा वो पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हमको ग्राफ को लेके 2-3 छोटी छोटी सी बातें और समझ में आनी चाहिए। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, अगर मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है, जैसे छोटे से ग्राफ से शुरुआत करते हैं, dy
y और x के बीच में ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा बढ़ रहा होगा, है ना, कुछ भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बस मैंने रैंडम ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहां पर इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने पर क्या x में कोई परिवर्तन आया, तो बोलोगे सर हाँ x में परिवर्तन आया। अच्छा, कोई y में परिवर्तन आया, हाँ सर y में भी परिवर्तन आया, ठीक है। तो ये y में परिवर्तन को हमने डेल्टा y बोल दिया और x में परिवर्तन को डेल्टा x बोल दिया, ठीक है, ये परिवर्तन आया। तो बेटा यहां पर अगर मैं ये देखना चाहूं कि x परिवर्तित करने से, x में कितना परिवर्तन करने से y में कितना परिवर्तन आया, x में कितना परिवर्तन करने से y में कितना परिवर्तन आया, तो इसको मेजर करना है मुझे। ये तो ये कैसे कर सकता हूं मैं, तो ये मैंने सोचा, बहुत सोचा कि सर ये कैसे करे, कि अगर सर x बदल रहा तो y कैसे बदलेगा। तो असल में इसका एक जवाब मुझे मिला, है ना। क्या जवाब मिला, मान के चलो मेरे पास एक छोटा सा त्रिभुज है ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब मिला मुझे। एक मेरे पास त्रिभुज है और यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये एक कोण में थीटा बोल सकता हूं, यहाँ पर क्या बोल सकता हूं, एक कोण थीटा बोल सकता हूं। तो ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, मुझे पता है सर ये लंब होती है, तो इसे मैंने बेटा अभी के लिए y बोल दिया और इसे अभी के लिए मैंने x बोल दिया। तो x में और y में और थीटा में क्या कोई संबंध है मेरे पास, x y और थीटा में क्या मेरे पास कोई संबंध है, नहीं है। अरे है, दिमाग पे जोर डालो, त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ पढ़ा है, बिल्कुल सही बात। तो हमने पढ़ा था सर कि tan थीटा बराबर y बटा x होता है, ठीक है। तो अब उसी चीज का हमने यहां पर उपयोग करने की सोची। अब क्या हो रहा है बेटा, देखो वास्तव में यहां पर इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने में, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने में क्या हो रहा है, x में परिवर्तन आया और साथ ही साथ कुछ y में भी परिवर्तन आया। तो अब मैं चाहूं तो ये परिवर्तन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देख लूं। तो वो देखने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर असल में एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूं। इस त्रिभुज को अगर मैं जूम करा, बहुत जूम करा, तो सर देखो क्या होगा, ये एक लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है ना। तो ये वाली लाइन तो बहुत बड़ी थी सर, इसको बहुत बड़ा बना दो। और यहां पर ये मेरे पास ये वाली जो लाइन है, लंब जो है, वो डेल्टा y हो गया। अब डेल्टा y क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि देखो यार यहां पर कुछ ना कुछ मान होगा, तो कुछ ना कुछ मान में परिवर्तन आया है। तो मान में परिवर्तन के लिए क्या लिखना पड़ जाएगा, मुझे डेल्टा y लिखना पड़ जाएगा, y2 माइनस y1। इसी प्रकार से यहां पर x में भी परिवर्तन आया है, तो इसे मैं बोल सकता हूं डेल्टा x। क्या बोल सकता हूं, डेल्टा x। और यहां पर कोण थीटा, ये कोण किसके साथ है, ये कोण देखो यार, ये x अक्ष के साथ कोण है, तो ये जो कोण होगा वही कोण ये भी होगा। और ये पूरी एक सरल रेखा है, तो यहां पर अगर कोण थीटा होगा तो यहां पर भी कोण थीटा ही होगा। तो मैं चाहूं बेटा तो यहां पर tan थीटा लिख सकता हूं, इसे लिख सकते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बटा डेल्टा x। अब ये मेहनत क्यों करी जा रही है इतनी सारी, वास्तव में अभी जो हमने अवकलन पढ़ा वही tan थीटा था। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ देख, अगर मान के चलो मैंने इस डेल्टा को, या जो ये अंतराल था, इसे बहुत 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 छोटा कर दिया, तो अवकलन यही तो पढ़ा था कि अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो यहां पर हम उसे tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं dy बटा dx। अवकलन में क्या पढ़ा था हमने, अवकलन में यही पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, उसे dy बटा dx होता है। बहुत छोटा हो गया तो ये tan थीटा बन गया। अब अगर ये tan थीटा बन गया है, अगर ये tan थीटा बन गया है, तो क्या मतलब निकला इसका, देखो अब अगर तुम्हें थीटा पता चल जाए तो मतलब ये चमत्कार ही बात हो गई कि तुम्हें ये पता था कि ये ग्राफ, ये एक आरेख है, तो इस आरेख में तुमने अवकलन सीख लिया। अवकलन सीख लिया मतलब तुमने ये सीख लिया कि असल में उसका tan थीटा कितना है, और tan थीटा पता है तो तुम कोण बता सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो तुमने लिखा y बराबर x स्क्वायर, है ना। अब देखो चमत्कार पे चमत्कार होंगे।
y बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या तुम इसका dy बटा dx निकाल सकते हो? हाँ सर, dy बटा dx निकाल सकता हूं। तो dy बटा dx कितना हो जाएगा? इसका 2x हो जाएगा। तो वास्तव में तुम्हें पता है क्या पता चल गया? तुम्हें असल में इसका ढाल पता चल गई, इसका tan थीटा पता चल गया। अब ढाल क्या होती है वो समझते हैं हम, पहले tan थीटा समझ लेते हैं। तो tan थीटा क्या है ना? tan थीटा है सर यहाँ पे dy बटा dx को मैं क्या लिख सकता हूं सर 2, और इसे ही मैं tan थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा tan थीटा बराबर 2x हो गया। तो सर ये तो मान ही नहीं आया। तो बेटा यह हर एक बिंदु पर, अब देखना ध्यान समझना, ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है इसमें हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है बेटा? हर एक बिंदु पर यहाँ पर परिवर्तन आता जा रहा है ना? क्या परिवर्तन हो रहा है? कोण परिवर्तित हो रहा है। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला होता कि यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में बताओ, इन दोनों बिंदुओं के बीच में बताओ कि यहां पर कोण कितना है, तो सर यहां पर खींचते तो ये तो थीटा हो जाता। हाँ, तो ये थीटा छोटा है, ये थीटा बड़ा है। बिल्कुल सर। अच्छा, यहां पर अगर मैं परिवर्तन दिखता तो सर ये तो बहुत ही बड़ा थीटा आ जाता। तो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो देखो बेटा क्या हो रहा है वास्तव में, जैसे जैसे ये चीज हम आरेख में जाकर फिर से पढ़ेंगे ना, वहां पे ढाल फिर से देखेंगे, सब कुछ फिर से बताऊंगा मैं पूरा, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता जा रहा है, यहाँ पर जैसे 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 हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोण बढ़ता जा रहा है ना। तो ये जो कोण है असल में कोण, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के tan थीटा को क्या कहते हैं हम? ढाल कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? उसके tan थीटा को क्या कहते हैं हम? ढाल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह असल में अब मेरे पास ढाल आ गया है। तो अगर मैंने tan थीटा का मान निकालना चाहा, tan थीटा का मान निकालना चाहा x बराबर 1/2 पर, है ना, मतलब कि यहां पर x बराबर 1/2, एक और बार ग्राफ बना लेते हैं हम यार इसका। x बराबर 1/2 क्या होगा? यहां पर होगा सर x बराबर 1/2। तो यहां पर अगर मैंने एक लाइन खींची, है ना, इस लाइन को हम स्पर्श रेखा भी कहते हैं। यह सब कुछ जब हम ग्राफ पढ़ेंगे उसमें फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी क्यों बता रहे? क्योंकि इसका हमको थोड़ा सा उपयोग करना है अभी, है ना, थोड़ा सा उपयोग करना है अभी। तो असल में हमारे पास क्या पता चला सर कि यह जो चीज है ना, यहां पर अगर x बराबर 1/2 पर देखूं मैं, x बराबर 1/2 पर, तो यहां पर tan थीटा क्या देख सकता हूं? tan थीटा हो जाएगा सर 2x। क्यों? क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर था। ये मेरे लिए dy बटा dx निकाला मैंने, तो dy बटा dx क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 गुणा x का मान 1/2 आ गया, तो ये हो गया 1। तो tan थीटा 1 के बराबर। क्या तुम्हें ऐसा कोण पता है जिसमें tan थीटा 1 होता है? बिल्कुल सर, ये तो 45 डिग्री होता है। मतलब कि ये वाली जो लाइन खींची ना, इसका कोण 45 डिग्री है भाई। देख लो चमत्कार, कोण निकल गया यहां से, 45 डिग्री का कोण है। तो ऐसे हर एक बिंदु पर हम ढाल पता कर सकते हैं और उसका कोण पता चल जाएगा। क्लियर है ना? तो अब क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास ये जो हम अवकलन पढ़ रहे थे, या इसमें जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देख रहे थे हम, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखो, ढाल को देखने का एक और तरीका होता है कि आप अपने हाथ को ऐसा रख सकते हो, है ना। ये सब ग्राफ में फिर से जाके पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल शून्य हुआ, ढाल बड़ा बड़ा बड़ा, ढाल शून्य हो गया, फिर ढाल में परिवर्तन हो रहा है हर जगह, है ना। ये देखो लाइन ऐसे घूमती हुई जा रही है। अरे हर एक जगह पे मैं कोण देखूंगा तो बदल रहा है मेरा कोण, ठीक है। तो जहां पर, है ना, ध्यान सुनना, ये अब इंपॉर्टेंट कहानी है कि जहां पर आपका कोई भी फलन हो, है ना, कोई भी एक फलन हो सकता है, तो इस फलन में ये नियम होता है यार, है ना। ये अब आपको याद करना पड़ेगा, ये इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इस पर हम सवाल करेंगे तो बढ़िया तरीके से बातें चमक जाएगी। ये एक नियम होता है कि अगर आपको, है ना, अगर आपको कोई भी एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो सर ग्राफ में तो हमने कर लिया, लेकिन अगर आपके पास कोई एक समीकरण हो, जैसे यहां पर एक समीकरण हमने देखा 5x² - 2x + 1, इसमें हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने का ये एक प्रोसेस होता है ना, जो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। सबसे पहली बात, है ना, थोड़ा सा याद रखना बेटा, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात क्या करो, आप dy बटा dx निकालो। क्या निकालो? dy बटा dx। तो जहां पर भी उच्चिष्ट
या निम्नलिखित मान होगा वहां पर सबसे पहले dy बटा dx शून्य होता है। इतना 100% है ना। क्या होगा? dy बटा dx शून्य होगा। तो यहां पे जहां पर भी सवाल दिया गया हमको ना, तो वहां पे dy बटा dx शून्य कर लो। तो अगर आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो इसका सबसे पहले देखो स्टेप भी पढ़ते जाएंगे, सवाल भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो स्टेप 1, dy बटा dx को शून्य कर दो। तो इसका dy बटा dx निकालो। सर ये हो जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0। ये आ गया 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 10x माइनस कितना आ गया 2 बराबर हो गया 0। तो यहां से अगर हमने dy बटा dx को शून्य कर दिया तो ये आ गया, इसको उधर ले जाओ 2, ये नीचे चले जाएगा 10, तो हो जाएगा 1/5। तो dy बटा dx आया में जहां पर शून्य, कहां पर शून्य? x बराबर 1/5 पर। मतलब क्या है? मतलब क्या है? यहां पर देखो, ध्यान सुनना। जहां पर dy बटा dx शून्य होगा वहां पर या तो उच्चिष्ट मान है या तो निम्नलिखित मान है। इतना पक्का है। क्या है? उच्चिष्ट मान है या निम्नलिखित मान है। dy बटा dx शून्य। सबसे पहले दिमाग में बात क्या होनी चाहिए? dy बटा dx को शून्य कर दूंगा तो या तो उच्चिष्ट आएगा या निम्नलिखित आएगा। फिर दूसरी कहानी इसमें होती है बेटा कि यदि dy बटा dx शून्य है और उसी को देखो, ध्यान समझना इस चीज को, ये इंटरेस्टिंग सी बात है ना। अगर मैंने dy बटा dx को ही वापस से जो मेरे को आया अभी dy बटा dx आया मेरे पास, कुछ देख, मेरे पास एक समीकरण था, उसको मैंने अवकलित करा तो dy बटा dx हो गया। उसको फिर से अवकलित कर दूं, मैं फिर से अवकलित कर दूं, और अगर उसका फिर से अवकलन करने पर ग्रेटर देन 0 आ गया तो वहां पर निम्नलिखित मान होता है। क्या मान होता है? निम्नलिखित मान। इसी प्रकार से अगर डी स्क्वायर, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या है कि फिर से अवकलित कर दो, फिर से अवकलित कर दो, 2 बार अवकलन कर दो। तो फिर से अवकलित करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसमें उच्चिष्ट मान आता है। क्लियर है ना? तो देखो सबसे पहले सवाल में को देखना है, हमको सवाल को देखना है। सवाल में सबसे पहले स्टेप देखो, अब ये सवाल में उसने न्यूनतम बोल ही दिया है ना, न्यूनतम बोल दिया है, तो अब न्यूनतम मान ही आएगा इसका मतलब। तो अब न्यूनतम मान कब आएगा? जब आप dy बटा dx को शून्य कर दो। तो न्यूनतम मान किस पर आया है? x के किस मान पे न्यूनतम? तुम्हें ग्राफ नहीं पता, इसका ग्राफ बनाओगे भी नहीं और तुम इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकाल के बता दोगे। देखो, तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि किस पर न्यूनतम है या किस पर उच्चिष्ट है। तो उसने न्यूनतम बोला तो मतलब ऑब्वियस बात है न्यूनतम होगा तभी सामने वाला बोल भी रहा है। तो किस पर है, किस पर है देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा भाई? पर, किस पर है? तो उसके लिए dy बटा dx को शून्य कर दो। ये अब मैं खुद का तरीका बता रहा हूं। तो इसमें dy बटा dx को शून्य कर दिया तो यहां से x का मान आ गया 1/5। तो 1/5 तो ऑप्शन में है। रुक जा रुक जा रुक जा, ये आंसर नहीं है। उसने क्या पूछा? ध्यान से पढ़ना। उसने पूछा कि y का न्यूनतम मान कितना है। ये किसका मान आया है? x का मान आया है। तो y का न्यूनतम मान, तो y का न्यूनतम मान या y न्यूनतम किस पर है, ये क्या पता चला हमें? जब हम डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो क्या पता चलेगा? अवकलित करके शून्य करेंगे तो क्या पता चलेगा कि किस पर न्यूनतम है। किस पर न्यूनतम है ये पता चला? बिल्कुल सर, किस पर है? x बराबर 1/2 पर। अब कितना न्यूनतम? ये ऐसी कुछ बात हो गई कि तुम शुक्रवार के दिन सबसे कम रोटी खाते हो, लेकिन मुझे क्या पता करना है कि कितनी खाते हो शुक्रवार के दिन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर यहां पर y बराबर दिया हुआ मैंने 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे? हम x का मान रख देंगे 1/5। x का मान कितना रख देंगे? 1/5। तो x का मान 1/5 रखती हो जाएगा बेटा 5 गुणा 1/5 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1/5 प्लस 1। कुछ नहीं किया, x की जगह क्या रखा? 1/5। तो सॉल्व करते हैं तो 5 गुणा 1/5 का वर्ग है ये माइनस 2/5 प्लस 1। तो यहां से कट जाएगा बेटा, तो ये बचेगा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। तो एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 5 1।
-2 + 5 तो कितना हो गया सर? सर ये तो बहुत कठिन गणित है। नहीं रे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 2, 6 - 2 मतलब 4 आ गया। तो ये हमारा जो आया 4/5 आ गया। तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये जो हमारा आएगा सॉल्व करने के बाद में जो पूरा आया वो 4/5 आया है ना। तो ये पूरा 4/5 है। अरे मारियो आ गया बीच में आज, देखो यहां लिख देते हैं, ये 4/5 हुआ। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो 4/5 होगा, 1/5 नहीं होगा। 1/5 पर न्यूनतम है। अगर वो पूछता मुझसे कितने पर न्यूनतम है तो 1/5 करता। उसने मुझसे क्या पूछा? कितना है, तो कितना है? 4/5। क्लियर है कहानी? एक और सवाल करवा देता हूं इसी पर ही, देखो ध्यान से। आपको एक और समीकरण दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि किस पर न्यूनतम है, किस पर न्यूनतम होगा। तो किस पर न्यूनतम होगा कैसे देखेंगे सर? dy/dx बराबर 0 कर दो तो ये हो जाएगा सर 25, x का अवकलन होगा 2x, 5 का अवकलन होगा 0 माइनस 10, x का अवकलन होगा 1 बराबर 0 कर दो तो सर हो जाएगा 50x माइनस 10 बराबर 0। तो हो जाएगा 50x बराबर 10 या x बराबर 1/5 आ गया। फिर से अरे 1/5 कैसे आ गया? देखो देखो देखो, तो 1/x बराबर 1/5 पर न्यूनतम है। और न्यूनतम कितना है वो कैसे निकालेंगे? न्यूनतम वो कैसे निकालेंगे? यहां पर सर रख दो x का मान 1/5, ये हो जाएगा 25 गुणा 1/5 का वर्ग माइनस 5 प्लस 10 गुणा 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 गुणा, सर 1/5 का वर्ग होता है 25, बहुत बढ़िया, माइनस 5 प्लस, ये कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा, ये भी कट गया, 1 आ गया। 0 नहीं होता है, ये 1 होता है। 1 माइनस 5 प्लस 2 तो कितना आया ये? सर ये आएगा 3 माइनस 2 आ गया। ये न्यूनतम मान है ना, ये न्यूनतम मान है। मतलब ये कितनी मिनिमम रोटी खाता है? -2 रोटी खाता है। और किस पर खाता है? 1/5 पर खाता है। क्लियर है कहानी? तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को लेकर तुम्हें ये बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। चलिए बेटा आप तैयार हो जाइए, फटाफट 2 सवाल कर लेते हैं हम क्विज के रूप में ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ रहे क्विज के रूप में 2 सवाल कर रहे हैं, जिन सवालों में अभी तक जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम अवकलन पे चर्चा शुरू कर देंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, cos 2x का अवकलन क्या होता है? हाँ बेटा आ गया, शॉर्ट ट्रैक बताई थी, शॉर्ट ट्रैक देखो। तो सर ये तो आपने एसपी स्टार मेथड से बताया था, ये तो एक लाइन का सवाल है हमारे लिए। ये हो जाएगा cos 2x बटा dx। तो अब क्या करेंगे? cos का अवकलन कितना होता है? साइन होता है सर। तो बेटा ये sin 2x तो लिख दो, माइनस sin 2x तो लिख दो, ऐसा कैसा? अब क्या करना है? 2 से गुणा कर लो, कहानी खत्म, पैसा हजम, आंसर आ गया 3। एक लाइन का सवाल चुटकी बजाते ही खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। e की पावर 2x का अवकलन क्या होगा? e की पावर 2x का अवकलन से बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या करोगे इसे? d e की पावर 2x बटा dx, ये dy बटा dx हो गया मेरे लिए। अब क्या करूंगा? e की पावर 2x को तो ऐसा कैसा रख दूंगा सर, बस ये जो है इसे आगे गुणा में कर दो, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, 2 आ गया आंसर। लो ये ना बहुत ये श्रृंखला नियम लगेगा इसमें, लेकिन तुम नहीं लगाओगे। तुम मजदूर नहीं बनना है, तुम्हें दिमाग से खेलना है, बस आगे 2 मल्टीप्लाई कर लो, कहानी खत्म। क्लियर है बेटा? चलो अब हम
फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर लेते जो पढ़ा हमने। सबसे पहली बात पढ़ी थी अवकलन, है ना। अवकलन के अनुप्रयोगों में हमने क्या देखा था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, और उसके पहले हमने लॉग वगैरह देखा था। तो लॉग में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए कि ई की पावर, एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे पहले ई की पावर एक्स पता होना चाहिए। इसका अवकलन जो होता है सर ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर ए एक्स अगर एक नियत मान है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ए गुणा ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। ई की पावर ए एक्स प्लस बी होगा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और ए का आगे गुणा कर लो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में लॉग पढ़ा था सर, तो लॉग में सबसे पहली बात पढ़ी थी लॉग विद बेस ई का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है। इसी में अगर x के आगे कोई भी नंबर आ जाए तो हमें डरने का नहीं है, ये हो जाएगा a बटा, है ना। देखो क्या करना है, ax प्लस बी को तो नीचे रखना है, ये पूरे को नीचे रखना है और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ गया आंसर। तो ये सब अवकलन की नई बातें हमने पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट थे। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy बटा dx को शून्य कर दो। तो जो शून्य कर कर x का मान निकालोगे उस पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, और कितना होगा वो चेक करने के लिए वहां पे वैल्यू रख दो, बस। क्लियर है, चलो भाई। तो ये इतना हमने आज पढ़ लिया, है ना। अब ये कल की क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम आगे चलकर अवकलन समाकलन पे चर्चा करेंगे, है ना बेटा। होमवर्क आपको क्लास खत्म होते ही ऐप में ही मिल जाएगा, ठीक है। होमवर्क कर लेना बढ़िया तरीके से, और अब कल की क्लास में समाकलन, ठीक है बेटा। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो, मिलते कल की क्लास में, तब तक ले बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।